सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम एनईपी 2020 के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, खेल संगठन तथा प्रबंधन। इसके पूर्व मैंने अपने चैनल के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कई विषयों के बारे में बात की है और आप चाहें तो इसमें जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से आप कई सारी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं, जैसे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके अंतर्गत जितने भी सेमेस्टर हैं, फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सारे विषयों को हमने कवर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ ये बताती चलूँ कि को करिकुलर विषयों के लिए भी हमने अपने चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन आंसर्स का भी एक वीडियो अलग से बनाया है, जो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, खेल संगठन तथा प्रबंधन। इस विषय के अंतर्गत 8 यूनिट है और 8 यूनिट में पहली यूनिट को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। पहले स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इनके बारे में हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, खेल संगठन तथा प्रबंधन एक ऐसी विशेषज्ञता का क्षेत्र है जो खेल और खेल संबंधी गतिविधियों के संगठन और प्रबंधन से संबंधित है। इसमें खेल टीमों, खेल संगठनों और अन्य खेलों से जुड़े संस्थानों के एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और मार्केटिंग पहलुओं का प्रबंधन सम्मिलित होता है। खेल प्रबंधन का उद्देश्य खेल सुविधाओं, टीमों और खिलाड़ियों की प्रभावी ढंग से देखभाल करना और खेल आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन करना और खेल से संबंधित उत्पादों यानी कि जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं और सेवाओं की मार्केटिंग करना है। इसके अलावा खेल प्रबंधन में संगठनों की नीतियां बनाना और खेल की आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करना भी खेल प्रबंधन और के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। यह क्षेत्र खेल के व्यावसायिक यानी कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक और प्रतिस्पर्धी पहलुओं को समझने में मदद करता है और इसे समर्पित व्यावसायिक और प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है। तो चलिए खेल प्रबंधन के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों ही भाषाओं का यूज किया है, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में मदद मिलेगी और समझने में भी मदद मिलेगी। तो खेल प्रबंधन का अर्थ यहाँ पर जानते हैं। खेल और खेल से संबंधित गतिविधियों के नियोजन, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। यानी कि खेल प्रबंधन के अंतर्गत इन 5 ही चीजों का बहुमूल्य योगदान है। यह खेल संस्थानों और संगठन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, जिससे वे अपने खेल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। खेल प्रबंधन की अवधारणा की अगर हम बारे में बात करें तो यह वह विज्ञान है जो खेल की गतिविधियों को कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रबंधन के मौलिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है। इसमें खेल कार्यक्रमों का आयोजन, खिलाड़ियों का प्रबंधन और खेल सुविधाओं की देखभाल सम्मिलित है। खेल प्रबंधन की परिभाषाएं तो कई सारी हैं, यहाँ पर हमने उसका कुछ संक्षिप्त रूप दे रखा है जो आपको खेल प्रबंधन को समझने का एक मौका देगा। खेल प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें खेल संगठनों और उनके संबंधित संसाधनों की योजना, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। यह खेल संगठनों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वह खेल की सफलता हो या वित्तीय स्थिरता हो या खिलाड़ियों या प्रशंसकों की संतुष्टि हो। इन सभी जगहों पर खेल प्रबंधन कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम खेल प्रबंधन के नेचर के बारे में बात करेंगे, उसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। खेल प्रबंधन गतिशील है और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह लगातार बदल रहा है। खेल परिदृश्य और उपभोक्ता की मांगों के अनुसार उसको ढालने की आवश्यकता अब जरूरी हो गई है, तो प्रकृति उसकी जो है बदल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका दायरा क्या है। खेल प्रबंधन में खेल सुविधाओं का निर्माण करना और उनकी रखरखाव की बात करना, टीम प्रबंधन को देखना, खेल से संबंधित जो मार्केटिंग है उसको समझना और वित्तीय प्रबंधन ये बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और किसी भी इवेंट का मैनेजमेंट जो किया जाता है उसको हम देखेंगे और जोखिम प्रबंधन भी इसी के क्षेत्र में शामिल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो कि हमने यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दे रखा है, साथ ही स्ट्रेटेजिक फोकस दे रखा है, लीडरशिप एंड गवर्नेंस दे रखी है, कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं।
तो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करें या बहुविषयक दृष्टिकोण की बात करें तो खेल प्रबंधन व्यवसाय यानी कि बिजनेस, लॉ, मार्केटिंग, फाइनेंस और साइकोलॉजी जैसे कई सारे विभिन्न विषयों से ज्ञान को एकीकृत करता है यानी कि एकत्र करता है और उन्हें खेल के संदर्भ में लागू करता है। स्ट्रेटेजिक फोकस के अंतर्गत खेल संगठनों के जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसको इन्वॉल्व करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से स्ट्रेटेजी किया जाए, फाइनेंशियल हेल्थ और फैन एंगेजमेंट को किस तरीके से इंक्लूड किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड गवर्नेंस, नेतृत्व और शासन। यह उन चीज़ों को गवर्नेंस को और रोल्स को, लीडरशिप के रोल्स को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है जिसके अंतर्गत इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, यानी कि हम प्रभावशील तरीके से अपने निर्णय लेने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकें और एथिकल स्टैंडर्ड्स को एक साथ मिलाकर चल सकें। इसके बाद हम अगर बात करें कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट की बात है, सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव की बात के अंतर्गत recognize the role of sports in society. It promotes community development and social cohesion and healthy lifestyles. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। विभिन्न क्षेत्रों में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का क्या दायरा है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर हम बात करें इवेंट मैनेजमेंट तो स्थानीय टूर्नामेंट से लेके यानी कि लोकल टूर्नामेंट से लेके इंटरनेशनल कंपटीशन तक कई तरीके की प्लानिंग और उनके ऑर्गेनाइजिंग और उनके उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ये इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फैसिलिटी मैनेजमेंट। जहाँ पर जिस प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, जैसे कि वो स्पेक्टेटर्स के लिए हो या एथलीट के लिए हो या किसी भी इवेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, उसको इंश्योर करना इस फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सिर्फ मेंटेनेंस भी, सिर्फ उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि उन सारी सुविधाओं को मेंटेन करना भी है और उनको शेड्यूल बनाना भी है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं कर पाए तो हमारा वो आयोजन विफल हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स के टीम्स को तैयार करना, उस इवेंट के लिए जो भी मर्चेंडाइज है, जो भी चीज़ें आवश्यकता हैं और उसमें फैंस को किस तरीके से एंगेज किया जाए। तो मार्केटिंग जो ऐसी होनी चाहिए, जो हमारे ऐसी विकसित करनी चाहिए जो कि रणनीति को पूरी तरीके से लागू कर सके, जो भी हमने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। किसी भी क्षेत्र में बजट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब भी हम खेल प्रबंधन की बात करते हैं, वहां पर कितनी आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है, इसको हमें पहले से ही देख लेना होगा। और जब भी हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहां पर यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है कि नहीं है। और इसके लिए यह स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी प्रकार के फंडिंग के मॉडल को स्थापित करने के लिए कितना हमारे पास आय है और कितनी व्यय है, इसका प्रबंधन करना भी मुख्य रूप से इसका क्षेत्र है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये ऐसी स्थान है जहां पर बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ऐसे स्टाफ को तैयार किया जाता है, ऐसे एथलीट को विकसित किया जाता है जो कि हमारे स्पोर्ट्स के जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक नया रूप दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सफलतम बना सके। तो उसमें रिक्रूटमेंट करना, उन एथलीट्स के अंदर ऐसी स्टेबिलिटी को तैयार करना, ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करना कि वो हमारे इस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को पूरा सफल बना सकें। इसके बाद हम बात करेंगे एथलीट डेवलपमेंट एंड एजेंसी की बात करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अनुबंध तैयार किए, जैसे हम लोग कह लीजिए किसी से हम अगर कोई अनुबंध करते हैं या कोई नेगोशिएशन करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अंतर्गत उसकी ट्रेनिंग देना और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सम्मिलित है, जो कि एथलीट के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उसको सपोर्ट करता है आगे जाके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स लॉ और एथिक्स की बात करेंगे। स्पोर्ट्स लॉ एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन पूरे क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में। स्पोर्ट्स लॉ
जो है वो आगे किसी भी खिलाड़ी के लिए मददगार साबित होता है और उस संगठन के लिए भी लाभकारी साबित होता है, जहां पर उसको प्रॉपर्टी से संबंधित या उसकी इंटेलेक्चुअल से संबंधित या उसके कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी अगर उसको लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे मुहैया कराई जाए। और ये इसके अंतर्गत हमें बहुत बड़ा उदाहरण डोपिंग का, कि डोपिंग में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी जानकारी पूरे तरीके से एथलीट को भी होनी चाहिए और उस मैनेजमेंट को भी होनी चाहिए जो कि उस खिलाड़ी को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एनालिटिक्स की बात करेंगे कि स्पोर्ट्स के प्रदर्शन का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। विभिन्न क्षेत्रों में स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पिछले परफॉर्मेंस को देखना और इस तरीके के निर्णय लेना कि उसको वो डेटा एनालिसिस ऐसा तैयार करना कि जो खिलाड़ी के लिए और खेल संगठन के लिए उपयोगी साबित हो, और वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है क्योंकि उसका सीधा जो असर है वो उसके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर पड़ रहा होता है, स्पोर्ट्स बिजनेस पर पड़ रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। खेल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य खेल गतिविधियों को व्यवस्थित और कुशलता पूर्वक चलाना है ताकि वे व्यापक जनता और खिलाड़ियों के लिए सुलभ और आनंददायक हो जाए। खेल प्रबंधन के लक्ष्यों की बात करें तो खेल के विकास को जो बढ़ावा दे, ऐसा ही लक्ष्य खेल प्रबंधन का होता है। खेल सुविधाओं और उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार करना और खेल कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी यानी कम्युनिटी की जो एंगेजमेंट है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है और स्वास्थ्य को उनके बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है एकीकरण और समन्वय, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। खेल प्रबंधन में विभिन्न विभाग होते हैं और उनके कई सारे स्तर होते हैं। इनके बीच के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी टीमें और विभाग सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, और जिससे संगठन की कितनी प्रभावशीलता बढ़ती है। यह इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत सिद्धांत के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, योजना और संगठन। प्रभावी खेल प्रबंधन के लिए योजना और संगठन का होना महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की योजना बनाने, उन्हें संगठित करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने की बात करता है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, नेतृत्व तथा प्रबंधन। खेल प्रबंधकों को उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल यानी कि लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स को जानना जरूरी है, और इसके अंतर्गत नेतृत्व खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को प्रेरित करना और उन्हें एक निर्धारित दिशा में ले जाने के लिए सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन मूल्यांकन। नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन खेल प्रबंधन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे संगठन को अपने लक्ष्यों को प्रगति मिलती है, प्रगति का आंकलन करने में मदद मिलती है और इसके संबंधित आवश्यक सुधार जो होने वो भी किए जा सकते हैं। उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता की बात करें कि यानी कि कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, हर एक खेल प्रबंधन चाहता है कि हम उत्कृष्ट दिशा में कार्य करें, और यह सिद्धांत इसी ओर इंगित करता है कि संगठन को खेल के प्रत्येक पहलू में उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रेरणा दी जाए। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी, ये बहुत ही जरूरी है। खेल प्रबंधन में समावेशिता का सिद्धांत जो है वो सभी खेल के लिए को सरल बनाने के लिए और जोर देता है, चाहे वो किसी भी लिंग या जाति या विकलांगता से संबंधित हो। नेक्स्ट है एथिक्स एंड ऑनेस्टी, नैतिकता और ईमानदारी। खेल प्रबंधन को हमेशा नैतिकता और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। यह सिद्धांत सभी खेल की गतिविधियों में और कंपटीशन में उचित खेल की दिशा को बढ़ावा देना है को प्रेरित करता है, क्योंकि नैतिकता और ईमानदारी के अभाव में हम खेल प्रबंधन को ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं सकते हैं। तो पहली यूनिट यहीं पे समाप्त होती है। इससे संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ दिए गए हैं। सेकंड यूनिट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।